नमस्कार और आप सभी का अपनी पाठशाला में फिर से मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग के जो टॉपिक छूट गए थे, जैसे कि आपको संसाधन संरक्षण और आपको संसाधन संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम और संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, उन सभी प्रयासों को आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, संसाधन संरक्षण की हम बात करेंगे। तो संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधन संरक्षण संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। या यूं कह लें कि जो हमारे संसाधन है, उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो वन हो, वन्यजीव हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, जल हो, खनिज हो, मिट्टी हो, ये सारे संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी विवेकपूर्ण उसका उपयोग करना, खपत करना और सुनियोजित तरीके से उसका बचत भी करना, यही क्या है? यही है संसाधन संरक्षण। अब मान लीजिए कि वन है, वन को अगर सही तरीके से, अगर सुनियोजित तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी में हमें आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कि जैसे अगर वनों की कटाई हम अंधाधुंध तरीके से अगर करते चले जाएं तो सोचिए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें सांस लेने में परेशानी होगी। उसके बाद हमको वर्षा जो है ना अनियमित हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। जो भूमिगत जल है, उस भूमिगत जल का उपयोग हम सही तरीके से यदि नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमें पीने के लिए शुद्ध पानी भी नसीब नहीं होगा। और आज हम देख भी पा रहे हैं कि भारत के कई ऐसे शहर हैं जैसे राजस्थान और चेन्नई, जहां पे भूमिगत जल बहुत ही नीचे चला जा चुका है और वहां पे पीने का योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन संसाधन संरक्षण जो है ना, क्या है कि संसाधन संरक्षण आपको विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना ही क्या है? संसाधन संरक्षण है। अब ये संसाधन संरक्षण को लेकर जितने भी पर्यावरणविद हैं, जो लेकिन समाज सुधारक है, वो सभी के लिए यह बड़ी ही लेकिन ज्वलंत मुद्दा शुरू से है। तो महात्मा गांधी जो हमारे महान विचारक हैं, महान नेता हैं, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उनका विचार जो है संसाधन संरक्षण के विषय में उनका कहना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब कि हमारे पास इतना संसाधन उपलब्ध है कि हम अपना पेट भर सकते हैं। जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उस संसाधन से हो सकता है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब कि लालच के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी इन संसाधनों से यदि सोचे कि जब हम बड़ी पैसा धन जुटाएंगे, इस संसाधन को खोद कर बेचेंगे, लेकिन दुरुपयोग करेंगे, तो उसके लिए जगह हमारे भारत के संसाधनों में नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, कथन है, विचार है महात्मा गांधी का, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है कि बताइए हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसका विचार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है, ठीक है। तो ये जो संसाधन संरक्षण है उसके लिए उस दिशा में कुछ सराहनीय कदम उठाए गए हैं हमारे भारतीय समाज सुधारकों द्वारा, भारतीय विचारकों द्वारा, पर्यावरणविद द्वारा। तो चलिए उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसके जो प्रणेता हैं वो है मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर, ठीक ना। और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। और ये कब चलाया था? तो ये चलाया था 1985 में, 1985 में। और ये क्यों चलाया गया था? तो देखिए, नर्मदा नदी पर एक बांध का निर्माण हो रहा था। उसी बांध के निर्माण के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था, जिस बांध को आज हम लोग सरदार सरोवर बांध के नाम से जानते हैं। तो इस नर्मदा नदी पे, किस नदी पे?
नर्मदा नदी पे ये जो बांध बनाया जा रहा था, इसी के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके प्रणेता मेधा पाटिकर हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वह है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या है? सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। ठीक है, तो 1973 में, और कहां हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड, उत्तराखंड जो कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है, लेकिन जब ये 1973 में ये हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था। तो इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में यह आंदोलन चलाया गया था। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन, जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में उत्तराखंड के चमोली में यह शुरुआत की गई थी। और यह किस लिए की गई थी? तो ये वनों के संरक्षण के लिए ही इस आंदोलन किया गया था। और क्या था कि जो वन कर्मी थे, जो वन विभाग था, वो ठेकेदारों को वन की कटाई के लिए परमिशन देता था। और जब वन विभाग के ठेकेदार जब वो वहाँ पहुँचते थे वन को काटने के लिए, तो वहाँ उस गांव की जितनी भी महिलाएं थीं, वो महिलाएं जाकर पेड़ से चिपक जाती थी, और जिसके कारण वो पेड़ को बचा पाती थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो इस आंदोलन में, चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और यही इसकी सफलता का कारण भी हुआ। ठीक ना? तो चिपको आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा कि चिपको आंदोलन वन के संरक्षण के लिए चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के लिए द्वारा चलाया गया था, और 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में यह आंदोलन चलाया गया था। तो चलिए अब समझ लेते हैं वर्षा आंदोलन की। तो वर्षा आंदोलन नहीं, वर्षा जल संचय। तो वर्षा जल संचय आंदोलन जो था ना, इसके जो प्रणेता है वह है संदीप पांडे। कौन है? संदीप पांडे। ठीक ना? और ये क्यों चलाया गया था कि उस समय जो हमारे बंजर भूमि थे, जिस पे सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण वो बंजर पड़ गए थे या उस पे खेती नहीं हो पा रही थी, तो उन्हीं जमीनों को कृषि योग्य बनाने के लिए यह आंदोलन वर्षा जल संचय संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था कि जो वर्षा का जो पानी है उसको संचय किया जाए, और बाद में उसको सिंचाई के रूप में, सिंचाई के लिए उस जल का प्रयोग किया जाए। ये तो उस समय की बात है, लेकिन आज की स्थिति जो है ना, इसके कुछ विपरीत भी है। कि आज देखिए जो राजस्थान है या बहुत जो शहर है आपको भारत के जैसे चेन्नई है, इन सबों का जो भूमिगत जल स्तर है इतना नीचे चला गया है कि जो वहाँ पीने योग्य पानी नहीं है। तो इसके उपाय के रूप में क्या किया जा रहा है कि छतों पे एक बड़ा सा टंकी बनाया जा रहा है, और टंकी बनाकर उसमें वर्षा के जल को संचित किया जा रहा है, रखा जा रहा है, और उसी पानी को अगले साल भर तक उसको इस्तेमाल किया जा रहा है प्यूरिफायर करते हुए। ठीक ना? और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे शुद्ध पानी की मैं बात करूं तो सबसे शुद्ध पानी जो है ना वो वर्षा का जल ही होता है। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। ठीक ना? तो इस प्रकार आपने वर्षा जल संचय पढ़ लिया। ठीक ना? तो हमने क्या जाना? संसाधन संरक्षण जाना। आपको महात्मा गांधी का कोटेशन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। उसके बाद संसाधन संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम जो है ना, वो उसमें क्या क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, और वर्षा जल संचय है। तो चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में, यानी उसके संरक्षण के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रयास किए गए हैं उसको। संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास यूं तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लब ऑफ रोम। तो देखिए क्लब ऑफ रोम जो है ना, वो ये सम्मेलन 1968 में आयोजित हुई थी, और इस सम्मेलन में पहली बार संसाधनों को विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रस्ताव इस सम्मेलन में रखा गया था, जो 1968 में हुआ था। ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग विश्व शिखर सम्मेलन की। तो देखिए विश्व शिखर सम्मेलन जो है ना वो 1972 में आयोजित हुई थी। ठीक ना? कब हुआ था शिखर सम्मेलन? ये 1972 में, और ये हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक ना?
स्टॉकहोम में यह सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए यह इसमें बात करी गई थी, ठीक ना। तो देखिए, एक तरफ जहां आपको संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा गया था, वहीं इसमें आपको विश्व शिखर सम्मेलन जो 1972 का है, इसमें आपको पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई थी, ठीक ना। और एक चीज यहां से आप याद रखेंगे कि इसी दिन से, यानी इसी शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को, ठीक ना, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक ना। और इसी के बाद से 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण सम्मेलन। तो ये विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है ना, वो आपको 1987 में होता है। कब होता है? 1987 में हुआ था, ठीक ना। 1987 में हुआ था और यह कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक ना। और इस सम्मेलन में वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों की असंतुलित तरीके से वृद्धि हुई थी, इस वृद्धि को लेकर बहुत ही चिंता व्यक्त की गई थी इस विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1987 कनाडा मॉन्ट्रियल में, ठीक ना। क्लियर कि ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि को लेकर इसमें चिंता व्यक्त की गई थी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शिखर सम्मेलन आपको 3 जून से लेकर 3 जून से आपको 14 जून 1997 में, नहीं 92 में यह आयोजित हुई थी, ठीक है। तो यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 14 जून से लेकर आपको 1992 में आयोजित हुई थी। और यह कहाँ आयोजित हुई थी? रियो डी जेनेरो में, ठीक ना। रियो डी जेनेरो में, ठीक ना। तो रियो डी जेनेरो में यह आयोजित हुई थी। और इस सम्मेलन में आपको याद रखिएगा कि यह प्रश्न भी पूछता है कि कितने देशों ने हिस्सा लिया था। तो 178 देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और यह सम्मेलन किस लिए हुआ था, इसकी बात करें तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता और एजेंडा 21 और रियो घोषणा पत्र पर समझौता इस सम्मेलन में किया गया था। याद रखिएगा क्या? ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, आपको रियो घोषणा पत्र, ठीक ना, और एजेंडा 21 पे इसमें समझौता किया गया था। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन की। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है आपको 23 जून से लेकर 27 जून, 23 जून से लेकर 27 जून, ठीक ना। अगर ईस्वी की बात करें तो देखिए, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को आयोजित हुई थी, इसके 5 साल बाद, तो 5 साल जोड़िएगा इसमें तो क्या हो जाएगा? 1997 हो जाएगा। तो 23 जून से 27 जून 1997 को यह जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है आयोजित हुआ था। और यह न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ था। और इसका आयोजन किस लिए हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन? तो देखिए, जो प्रथम सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए थे, उन्हीं निर्णयों के मूल्यांकन के लिए, ठीक ना, उसी निर्णयों के मूल्यांकन के लिए, सर्वेक्षण के लिए इस द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और एक चीज याद रखिएगा, आपको इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। +5 सम्मेलन क्यों? क्योंकि इसके 5 साल बाद हुआ था, इसीलिए, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे। तो तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन है वो आपको 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर, ठीक ना। अब देखिए, 5 साल बाद ये होता है 1997 में, तो इसके 5 साल बाद ये होता है 2002 में। कहाँ? कब? 2002 में। तो आसानी से आप याद रख पाएंगे कि जब एक आपको याद हो जाएगा 1992, तो इसके 5 साल बाद 1997 द्वितीय, इसके 5 साल बाद 2002 में तृतीय, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो हुआ था, देखिए, ये हुआ था
रियो डी जेनेरो में, ये हुआ था न्यूयॉर्क में, और ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक ना, कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में यह आयोजन हुआ था। क्लियर? अब ये किस लिए हुआ था? तो इसमें जो है ना आपको पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पे सहमति तैयार करना था, लेकिन इस पे सहमति नहीं बन पाई, यानी इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। ठीक है, क्लियर? यानी इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। और यहाँ याद रखने की वाली बात क्या है कि देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जहाँ 178 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, वहीं तृतीय में 2000 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ हिस्सा लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब देखेंगे अगला कार्यक्रम 21। तो कार्यक्रम 21 क्या है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास। ठीक ना, मैं लिख देता हूं यहां पे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास। अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो UNCED। ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के तत्वाधान में यहाँ पे जो रियो डी जेनेरो में ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें 800 पृष्ठ का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, और इसी घोषणा पत्र के सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 एजेंडों का कार्यक्रम तैयार किया गया था, और इसी 21 कार्यक्रम को नाम दिया गया 21 कार्यक्रम। ठीक ना, यानी एजेंडा 21, एजेंडा 21। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेटे सम्मेलन की। तो क्वेटे सम्मेलन में की बात करेंगे तो ये क्वेटे सम्मेलन जो है ना, वो दिसंबर 1997 में, देखिए कब? दिसंबर 1997 कब हुआ था? दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर पे। ठीक ना, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था इसकी बात करें तो देखिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ठीक ना, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में आपको दुनिया के 159 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक ना, दुनिया के 159 देशों में 59 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन में आपको 6 गैसों को, ठीक ना, 6 गैसों को पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया, और इसके उत्सर्जन पे सहमति बनी, उत्सर्जन को कम करने के लिए इस पे सहमति बनी। ठीक ना, और वो 6 गैस कौन है? तो 6 गैस हैं वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, N2O है, HFC है, फ्लोरोकार्बन है, और आपको सल्फर हेक्साक्लोराइड है। सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गैस जो है ना, इसी 6 गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें सहमति भी बनी, जो अमेरिका है, जापान है, जो बड़े बड़े उद्योग जहाँ थे, ठीक ना, उनको ये सहमति बनी कि जो आपको क्या करना है, इन 6 जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार गैसें थी उनका उत्सर्जन आपको कम करना है। ठीक ना, तो इस प्रकार आपने ये 6 जो है ना, 6, 2, 8 है जो सम्मेलन पढ़ा, तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसको हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।